नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक कयासबाजियों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन और अपने वोट प्रतिशत में आई भारी गिरावट के बाद बीजेपी यूपी में बड़े फेरबदल की तैयारी में है। 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बेहद अहम हो जाता है। यूं तो पिछले दिनों में कई नाम रेस में रहे, जिनकी चर्चा भी हम आपसे करते रहे, लेकिन हाल में डेप्यूटी सीएम और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माफ कीजिएगा केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा जो है वो बहुत जोरों पर है। केशव प्रसाद मौर्य, मैं आपको याद दिला दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 312 सीटों के साथ आई ऐतिहासिक जीत के हीरो थे। क्या बीजेपी फिर से उन्हें कमान सौंपकर अपना वो प्रदर्शन दोहराना चाहती है? क्या बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंपकर पिछड़ा वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी? सवाल ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य को चुनकर बीजेपी 2027 के लिए बड़ा संदेश आखिर क्या देना चाहती है? और एक सवाल ये भी है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की पसंद देखी जाए तो केशव प्रसाद मौर्य कितने फिट बैठते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब और इस सस्पेंस पर इस सस्पेंस के खुलासे के लिए आप कह सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ और एडिटर कुमार अभिषेक। कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमार, सबसे पहले तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रही एक खबर वो ये कि अमित शाह लखनऊ आते हैं और एक फंक्शन के दौरान वो ख़ास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को मेरा दोस्त, मेरा मित्र कहकर पुकारते हैं। ये खबर एकदम चर्चा में आती है कि आखिर इस बात को अंडरलाइन अमित शाह ने क्यों किया कि केशव प्रसाद मौर्य तो मेरे मित्र हैं। फिर दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य की एक मुलाकातों का दौर होता है। अमित शाह से मिलते हैं वो, गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलते हैं वो, और फिर सोशल मीडिया से लेकर गली चौराहों तक हमें एक चर्चा, एक बज़ देखने को मिलता है। क्या रहा है कुल मिलाकर? नीरज, देखिए, चल तो यही रहा है कि केशव मौर्य के नाम की चर्चा बहुत चल रही है। और जो ये चर्चा है ये सिर्फ मीडिया में चर्चा नहीं है, ये बीजेपी के भीतर चर्चा है, ये बीजेपी के विधायकों के बीच चर्चा है, बीजेपी के संगठन में चर्चा है, यहां तक कि सरकार में भी चर्चा है कि केशव मौर्य को कुछ ना कुछ बड़ा मिलने जा रहा है। अब बड़ा मिलने में क्या वो पद प्रदेश अध्यक्ष का है या कहीं इससे कुछ ऊपर का पद है या राष्ट्रीय अध्यक्ष का है या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है? क्योंकि जितनी चर्चा प्रदेश अध्यक्ष की है, प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा बना हुआ है। और पार्टी के भीतर अगर लोगों से आप बात करें, विधायकों से बात करें, तो उनके बीच की जो चर्चा है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात ये कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप हाल के दिनों में देखें, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर आप 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद के केशव मौर्य को देखेंगे इस समय के, तो एक बॉडी लैंग्वेज में खास अंतर दिखाई देगा। केशव मौर्य आज अभी से करीब 10 दिन 2 हफ्ते पहले तक नॉर्मल तरीके से बयान दे रहे थे, नॉर्मल किस्म से विपक्ष की आलोचना कर रहे थे, अखिलेश यादव को नॉर्मल तरीके से ट्विटर पर जवाब दे रहे थे। लेकिन जब से अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है उसके बाद से उनके बॉडी लैंग्वेज में बड़ा बदलाव है। और सिर्फ उनके बॉडी लैंग्वेज में बदलाव नहीं है, वो इस वक्त अलग अलग कार्यक्रमों के लिए अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। हालांकि जाते पहले भी थे, लेकिन इस वक्त जो कार्यकर्ताओं का या जो संगठन के लोगों का उनके प्रति रुझान दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी के भीतर भी संदेश दे रहा है कि क्या केशव मौर्य को कुछ बड़ा मिलने वाला है। देखिए, ये जानकारी न तो मेरे पास है, ना ही मैं दावा कर सकता हूं कि किसी के पास होगा कि केशव मौर्य को शर्तिया तौर पर क्या मिलने जा रहा है। क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या फिर कुछ और बनेंगे? तो मुझे जो साफ साफ दिख रहा है ये कि आने वाले जो भी फैसले होंगे उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसमें केशव मौर्य को लेकर जो भी फैसला होगा, कोई ना कोई बड़ा फैसला होगा। आज हालांकि एक पत्रकार ने उनसे पूछ भी लिया है सवाल प्रयागराज में कि आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने की बड़ी
क्या प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको हो सकता है इस बारे में ज्यादा मालूम हो, मुझे नहीं मालूम। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जब नाम चलता है तो वो उतने खुश या वो खिन्न से दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर जो आदमी 10 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुका, 2 बार कोई अगर डिप्टी सीएम रह लिया, सांसद, विधायक, तो क्या फिर से उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? देखिए, बीजेपी में तो कोई कुछ भी बन सकता है, कभी भी कोई कमान दी जा सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन सांसद लड़वा दिया जाता है, मुख्यमंत्री को डेप्यूटी सीएम बना दिया जाता है, तो बीजेपी में तो कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी बात के लिए मुझे लगता है कि केशव मौर्य को तैयार रहने के लिए कहा गया होगा। लेकिन चर्चा इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा पार्टी के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष की है और पार्टी के बाहर प्रदेश अध्यक्ष की। नीरज, चलिए, जाहिर तौर पर हम तो जो हालात हैं, जो इशारे हैं, उन्हीं के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। तो केशव मौर्य भी अगर ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो ये एक पॉलिटिकल जवाब ही माना जाएगा। लेकिन कुमार, अगर हम इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो जब ये सवाल आता है कि केशव मौर्य क्यों, तो सबसे पहले जवाब आता है कि भाई 2017 में 312 सीटें जिताई थी। कोई एग्जिट पोल नहीं सोच रहा था, कोई पत्रकार नहीं सोच रहा था। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के शक्ल में केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी को यह तोहफा दिया था उत्तर प्रदेश का। लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य एक हारे हुए विधायक हैं, और जैसा कि आपने भी कहा कि 10 साल बीत चुके हैं। पार्टी जो है 2027 में जब लड़ेगी तो 10 साल का शासन, यानी 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी, जो जेनरिक टर्म है चुनावों की, वो भी होगी। तो हालात बदले हुए हैं। ऐसे में केशव मौर्य क्यों, मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, केशव मौर्य जिस वजह से 2017 में अध्यक्ष थे, अगर बनेंगे तो 2027 की वजह भी वही होगी, और वो वजह है ओबीसी को साधना, ओबीसी को साथ लेना। लेकिन एक बड़ा खतरा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कि 2017 के पहले जब केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बने या उनके नेतृत्व में बड़ी जीत हुई, तो लोगों ने ये माना कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो मुख्यमंत्री जीतने के बाद उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर होगा। हालांकि मेरे साथ जो पॉडकास्ट उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जरूर है कि मेरे नाम की चर्चा थी, मैं जीत करके आया था तो लगा था, लेकिन मेरा अनुभव नहीं था। मैं तब एक बार का विधायक था, एक बार का सांसद था, प्रदेश अध्यक्ष था, इससे ज्यादा मेरा पॉलिटिकल अनुभव नहीं था। तो बड़ी ईमानदारी से उन्होंने ये बात तो स्वीकार कर ली कि बेशक उनकी इच्छाएं चाहे जो रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का जो एक अनुभव एक बड़ी पार्टी में होना चाहिए, वो शायद नहीं था। और उनसे निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अनुभव योगी जी का था, मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, तो उनको दिया गया। ये उन्होंने कैंडिड स्टेटमेंट तो मुझे दिया था। लेकिन आप देखेंगे तो 2017 में सिर्फ संगठन क्षमता नहीं होती, संगठन क्षमता का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जो जातियों का जो समीकरण, जातियों का जो ध्रुवीकरण होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी भी किसी भी चुनाव में जीत और हार के लिए। तो 2017 में भी बीजेपी के साथ जिस तरीके से ओबीसी बिरादरियों का, दलितों का, गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित, इसका एक जो मैं कहता हूं कि एक पोलराइजेशन हुआ, उसने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। और उसके निश्चित तौर पर उसके उत्तर प्रदेश में चेहरे के तौर पर केशव मौर्य थे। और केशव मौर्य को अगर किसी ने खड़ा किया था तो अमित शाह ने खड़ा किया था। अमित शाह उनको चुन करके लेकर के आए थे। तो 1.5 साल पहले तक उनकी अमित शाह से मुलाकात भी नहीं थी, लेकिन जब मुलाकात हुई और उन्हें लगा कि नहीं, अब केशव मौर्य को लाना चाहिए, तो केशव मौर्य का कोई चेहरा देखकर, ना ही कोई बहुत संगठन क्षमता देख करके लाए थे। वो जो देख करके लाए थे वो ये कि उनका बैकग्राउंड, और दूसरा उनका ओबीसी होना, और उस बिरादरी से होना जो कि गैर यादव ओबीसी को एक प्रतीक, एक चेहरे के तौर पर जनता के सामने रख सकें। तो अगर इस बार की आप बात करें 2027 क्यों, तो 2027 के पहले 2024 का जो चुनाव हुआ, बीजेपी को जो सबसे ज्यादा अखरा है वो यही है कि ओबीसी सारे खिसक गए। सारे कहने का मतलब बड़ी तादाद में हर सीट से खिसक गए। प्रधानमंत्री के जो उसकी संसदीय सीट से 2 लाख वोट कम हो गए। तो 2 लाख जो वोट कम हुए, कौन कम हुए? जब एनालिसिस हुई बीजेपी के भीतर तो दिखा कि भाई कुर्मी खिसक गए हैं, कुशवाहा खिसक गए हैं, शाक्य जिस इलाके में है वो शाक्य खिसक गए हैं, जहां पर पासी बिरादरी के लोग हैं, सरोज बिरादरी के लोग हैं, ये खिसक गए हैं। ये तो हमारे वोटर्स थे। तो एहसास हुआ है बीजेपी को कि भाई कहीं ना कहीं ओबीसी की नाराजगी हम लोग को झेलनी पड़ी है। और अब 2027 को लेकर के
जो भी बीजेपी की तैयारी होगी वो ओबीसी को किस तरीके से साधा जाए। अब वो क्या होगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष होगा, क्या मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, क्या कुछ और होगा, क्या संगठन में दिल्ली में कुछ बड़ा मिलेगा। देखिए, एक चीज तो मान लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर आप उत्तर प्रदेश में दें या दिल्ली में दें, उसका इम्पैक्ट तो उत्तर प्रदेश में होगा। अगर आप मान लेते हैं कि 10 साल हो चुके हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना है, उनको अगर मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तब मान लीजिए कितना बड़ा कद हो जाएगा और उसका कितना बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, यूपी बिहार आने वाले चुनाव में कितना बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें सोच करके कहीं लोग और उनकी पार्टी के लोग भी एक कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष से कहीं बड़ा पद न मिले। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी अगर बनाया जाएगा तो आप ये मानिए कि फिर 2027 की स्थितियां सियासी रूप से फिर दूसरी होने वाली हैं। मैंने जैसे कहा कि इनको अगर आप फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो फिर से क्या वादे करके आप इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं 2027 में इनको क्या देंगे, ये आपको एक पूरा पैकेज के साथ इनको लाना होगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है जिसको लेकर के बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं एक मंथन तो चल ही रहा होगा। हम सिर्फ इस बात का कयास लगा रहे हैं कि जो एक उनकी मुलाकातों की जो क्रोनोलॉजी है, एक जो सिलसिला है, अचानक से 2-3 दिनों के भीतर जो सिलसिले दिखाई दिए वो कोई सिर्फ उसे शिष्टाचार मुलाकात हम नहीं मान सकते। उसमें कुछ ना कुछ सियासी बातें, गूढ़ बातें छुपी हुई हैं, जिसको कम से कम जो एक पॉलिटिकल साइंस का कोई भी स्टूडेंट है वो उसको पढ़ने और पकड़ने की कोशिश जरूर करता है, और हम लोग उसी लिहाज से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी में पिछले कई महीनों से संगठनात्मक बदलाव चल रहे हैं और ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ऐसा कर चुकी है। बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है, लेकिन फिर भी कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत तकरीबन 6-7 राज्य अभी बचे हुए हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। और उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है ये बार बार हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 2014 और 2019 में बीजेपी केंद्र में बीजेपी की जो एक मजबूत बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी, वो उत्तर प्रदेश उसके लिए जिम्मेदार रहा। या 2024 में अगर बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 272 सीटें केंद्र में नहीं ला पाई तो उसके लिए भी उत्तर प्रदेश में मिला झटका जिम्मेदार रहा 2027 के चुनावों के मद्देनजर। इसलिए बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कि सेंसिटिव है, और एक एक कदम फूंक कर आगे रखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की बात अगर कर लें तो जो कुमार अभिषेक ने अभी कहा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को लाते हैं तो उनसे क्या वादे करके लाएंगे, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कुमार, मैं इसे थोड़ा और खोलना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। आपने इशारा किया है, मुकम्मल इशारा है वो, लेकिन मैं फिर भी आपसे सीधा सीधा सवाल करता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर हम प्रदेश अध्यक्ष के ब्रैकेट में ही रख रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य को नया अध्यक्ष का पद अगर बीजेपी देती है तो क्या इसमें यह खतरा नहीं होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्तों को लेकर तरह तरह की बातें चलती हैं, वो अमित शाह के आदमी माने जाते हैं, कहा जाता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो एक थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिलता है उसमें वो दिल्ली के आदमी हैं केशव प्रसाद मौर्य। फिर दूसरी बात वो जो आपने कही कि 2027 के लिए संदेश क्या होगा कि सीएम का चेहरा योगी है या सीएम का चेहरा केशव प्रसाद मौर्य है, तो ये सब बातें भी हैं जो शायद फैसले में देरी की वजह बन रही हैं। नहीं, निश्चित तौर पर नीरज, मुझे लगता है कि अगर आप उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लेते हैं तो आखिर उनको लेकर के कहेंगे क्या कि डिप्टी सीएम से मैं इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना रहा हूं तो आप इनको आगे क्या देंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि फिर लोग तो ये मानेंगे कि भाई अगर आप इनको डिप्टी सीएम बना रहे हैं तो 27 में अगर ये जीत करके आ जाती है बीजेपी तो क्लेम किसका रहेगा? क्या योगी आदित्यनाथ का क्लेम होगा या ये भी क्लेम करेंगे? फिर मुख्यमंत्री पद का क्लेमेंट भी 2-2 हो जाएंगे। दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य हमेशा ही बात कहते रहे हैं कि जो संगठन है वो सरकार से बड़ा होता है। इस तरह की बातें भी जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो बार बार उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे, तो फिर ये चर्चा चल पड़ेगी कि भाई फिर तो केशव मौर्य लगातार संगठन को बड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं 27 में चुनाव है, क्या ये खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी ये तो अलग बात है, लेकिन इनको दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी देना थोड़ा मुश्किल है और ये तमाम बातों का जवाब मिलना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ
पहले से ही अगर आप देखें तो बार बार अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि भाई ये तो पार्टी को खेवनहार थे, मिला क्या स्टूल, इस तरह की बातें। तो बीजेपी को ना बहुत चीजें डिफेंड करनी मुश्किल होंगी कि भाई अगर आप इनको डिप्टी सीएम से प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि संगठन के सारथी के तौर पर रहें और ये दोबारा से बीजेपी को जिता करके लाएं, हालांकि जिताने में भूमिका मुख्यमंत्री की बड़ी होती है, जब जो चेहरा होता है तो वो भी एक होगा, और संगठन की भूमिका, तो फिर आप दोनों का कहीं सियासी क्लैश तो नहीं करा रहे। तो मुझे बहुत कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कई बार ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी ये ना करे, लेकिन फिर करे तो क्या करे। तब ये समझ में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जहां सोच रहे हैं उससे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष, देखिए प्रदेश अध्यक्ष अगर ये बन गए तो फिर बीजेपी 2017 को दोहराने की जरूर कोशिश करेगी कि भाई तमाम जो ओबीसी जाति है, वर्ग है, बिरादरी है, लेकिन वही सवाल आएगा नीरज, जब ये जाएंगे और ओबीसी और बीजेपी की बात करेंगे तो इनकी जो बिरादरियां हैं वो पूछेंगे कि भाई आप आ तो रहे हो, लेकिन आपको क्या मिलने वाला है, आप क्या बनोगे, चुनाव के बाद आप क्या रहोगे। तो इनको जवाब देना पड़ेगा, वो जवाब बीजेपी को भी देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई 2027 तक ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री वो तो चेहरा भी होंगे, जब 27 में रहेंगे तो नेतृत्व भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो और ये प्रदेश अध्यक्ष हो, ये कॉम्बिनेशन तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में सवाल बहुत खड़े होंगे और उन सवालों का जवाब देना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है बीजेपी शायद उससे बचने की कोशिश करे। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से एनालाइज करें तो आपको लगेगा कि इससे बेहतर कोई बीजेपी के पास विकल्प नहीं है। और वो विकल्प ये कि भाई बीजेपी को अगर ओबीसी वोट चाहिए तो बीजेपी में ओबीसी नेता कौन है, मैं अगर 4 नाम भी ले लूं तो उसमें से कोई ऐसा नहीं है जो जिसकी पैन यूपी जिसकी पहचान हो। कम से कम बीजेपी ने इन सालों में केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को बीजेपी के भीतर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा एस्टैब्लिश कर दिया है और वो सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर बीजेपी में है। लेकिन ये सबसे मतलब कह सकते हैं कि सुखद स्थिति है कि भाई सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा आपका प्रदेश अध्यक्ष हो, जिसका लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री हो। लेकिन वही है, सवाल टकराएंगे 27 को लेकर के, और जब सवाल टकराएंगे तो कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि सुनने में, देखने में, कागजी सिर कहने में या बताने में आपको इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए और केशव मौर्य के लिए बाद के जवाब देने बहुत मुश्किल है। कुल आपने कहा कि मैं कुछ और नाम लूं तो कोई पैन यूपी फेस नजर नहीं आता, लेकिन सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करते हैं। अगर हम इस सवाल को थोड़ा पलट दें, केशव प्रसाद मौर्य नहीं तो कौन, और भी स्पेसिफिक हो जाता हूं, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की पसंद देखी जाएगी प्रदेश अध्यक्ष में तो कौन से वो नाम है आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर पसंद पूछी जाएगी, जो हम लोग जिस चीज को समझ रहे हैं उसमें ओबीसी में स्वतंत्र देव सिंह होंगे, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। और अगर ब्राह्मणों के नाम अगर उनसे मांगे जाएंगे तो उसमें दिनेश शर्मा के नाम होंगे। कोई अगर 2 और नाम जिसमें योगी जी को कोई दिक्कत नहीं होगी तो वैसे कई नाम मिल जाएंगे। धर्मपाल सिंह है पशुधन मंत्री, उनके नाम पर भी उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके साथ भी उनके वर्किंग रिलेशन है। आप देख लें नए नाम, अगर नए वीएल वर्मा के नाम पर उनको भी दिक्कत नहीं होगी। योगी जी को और किसी नाम पे कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि बाबूराम निषाद हैं, उनके नाम पर किसी को भी आप बना दें उसके बाद, बेशक वो योगी जी के कैंप का ना हो, लेकिन उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन केशव मौर्य अगर बनेंगे तो बहुत सारे जिसको कहते हैं ना इंजन टकराए, डब्बे टकराएंगे, तो वो सियासी डब्बे तो खूब टकराएंगे। तो जो नाम चल रहे हैं बड़े क्लियर हैं। हाँ, ब्राह्मणों में कुछ नाम अगर आ गए तो वो योगी जी के लिए शायद उतने सहज ना हो। अब जैसे हरीश द्विवेदी का नाम है, पूर्व सांसद रहे हैं बस्ती से, एबीवीपी के बड़े चेहरे हैं। अगर इस तरीके के नाम आएंगे तो बहुत सहज योगी जी होंगे, नहीं होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो कौन सा फॉर्मूला बीजेपी बिठाती है उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, ये मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से इतना वक्त लग रहा है कि सबको सेटिस्फाई करना है, सबकी बातों को सुनना होगा, कहीं ना कहीं सबको देखना होगा। लेकिन एक चीज और बात साथ साथ जुड़ रही है कि बहुत बड़े बदलावों को लेकर के संकेत हैं। तो बदलाव क्या होने वाले हैं, किस तरह के बदलाव होने वाले हैं,
ये सब चीजें जो हैं, जो भविष्य के गर्भ में हैं, कम से कम बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के अलावा जहां तक मैं जानता हूं, उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं जानता कि क्या होने वाला है। हो सकता है योगी जी को थोड़ी बहुत जानकारी हो इस बात की कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर उनके नीचे अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं समझ में आता कि किसी और नेता को कोई जानकारी। चलिए, हमने बीजेपी के आंतरिक द्वंद्व, बीजेपी के भीतरी सवाल, ये सब पे चर्चा की, लेकिन अखिलेश यादव के विपक्ष के नजरिए से देखें, विपक्ष हम अखिलेश यादव को देखते हैं कि ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य उनका फेवरेट ऑपोजिशन लीडर है। वो लगातार केशव प्रसाद मौर्य को पर सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं कि हमारी पार्टी में आ जाइए, कभी कहते हैं कि 100 विधायकों के साथ आपको सीएम बना देंगे, कभी स्टूल पे बिठा देते हैं उन्हें। ऐसी सूरत में केशव प्रसाद मौर्य अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते, यानी पार्टी ऐलान करती है कि हम इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक ओबीसी चेहरा है, तो अखिलेश यादव, उनकी पीडीए की मुहिम और उनकी पूरी पॉलिटिक्स एज द मेन ऑपोजिशन लीडर, वो कैसे प्रभावित होगी? अखिलेश यादव के लिए यह मुफीद स्थिति होगी, या फिर अखिलेश यादव जो इतने महीनों से अपनी एक विपक्षी, सबसे मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां पर एक डगमगाहट होगी? देखिए, अखिलेश यादव ने 8-9 सालों में एक चीज तो साबित कर दिया कि करने की कोशिश की उन्होंने कि ये जो सरकार है ये पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की नहीं है, ये सरकार सवर्णों की है, ठाकुरों की है। वो लगातार इस बात को, जिसे कहते हैं ना कि नॉक करते रहे, इस बात को कहते रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं है, उनके बारे में उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, वो उत्तर प्रदेश के प्रवासी हैं। आज भी उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया है। तो वो उस चीज को बार बार हिट कर रहे हैं जो बीजेपी को अच्छा नहीं लगता है, इन नेताओं को भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई योगी कहे तो बात तो जिस नाम से वो जाने जाते हैं या जो उनकी पहचान है वो तो ठीक है, लेकिन अगर उनको किसी जाति के ब्रैकेट में कोई रखता है, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अपने बारे में एक बार चर्चा कर दी थी, उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया, इस मामले को लोग अब कहने लगे हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सरकार के 8-9 साल पूरे होने के बाद अखिलेश यादव की कोशिश है कि सरकार को सवर्णों की सरकार, ठाकुरों की सरकार ब्रांड कर दें और तब अपनी वो पीडीए को आगे लेकर के चल पड़े। और यही एक ऐसी वजह है जो कि अगर कभी भारी भी पड़नी होती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर भारी पड़ जाता है। केशव मौर्य या फिर कोई दूसरा ओबीसी चेहरा अगर लीड लेता हुआ कहीं दिखाई देगा कि ये बड़ा चेहरा बन रहा है, तो आज भी जो ओबीसी वर्ग है उसको अगर ये बात उसको जहन में बैठने लगे कि नहीं बीजेपी का नेतृत्व भी ओबीसी का हो सकता है, तो फिर अखिलेश यादव को मुश्किल हो जाएगी। अखिलेश यादव को ऐसे तो देखा जाए तो कहने वाले ये कहते हैं कि अगर केशव मौर्य को बना दे तो अखिलेश यादव को बहुत सूट करेगा। दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि अगर वो बना देंगे या कोई दूसरा बड़ा ओबीसी चेहरा कोई आ गया तो इनके पीडीए की हवा निकल जाएगी। देखिए, लड़ाई आने वाले समय में पीडीए कह लें या बीजेपी का अपना ओबीसी वोट बेस पर लड़ाई कह लें, दोनों बातें एक हैं। बीजेपी अब निश्चित तौर पर उस पीडीए को हर हाल में हराने के लिए जुटी हुई है, तो वो क्या करेगी, किस तरीके से पीडीए का काउंटर करेगी, ये थोड़ा देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पीडीए को लेकर के या ओबीसी वोट कर लेकर के अखिलेश यादव को इस वक्त एज है। बीजेपी को जितना भी एज है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, वो सख्त प्रशासन को लेकर के है। और जब चुनाव की बारी आती है तो बाकी चीजें भूलकर लोग उस वक्त के लॉ एंड ऑर्डर या पुरानी बातों को याद करते हैं, उसके आधार पर वोट करने चले जाते हैं। बाकी पार्लियामेंट मोदी का था, जो पंचायत चुनाव है या फिर शहरी निकाय के चुनाव है, बिल्कुल लोकल है। लेकिन जब विधायकों को चुनने की बारी आएगी, जब प्रदेश में सरकार बनाने की बारी आती है, तो उस वक्त सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है, सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा हो जाता है, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव इस बात को तो जनता के सामने रखने में सफल हुए हैं कि ये सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी उस बात को सिद्ध करने में सफल नहीं हुए हैं कि उनके राज पर जो गुंडागर्दी का ठप्पा लगा था वो खत्म हो गया है। तो अब की स्थिति यही है कि अखिलेश यादव अपने पीडीए को लेकर के इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ओबीसी उनके साथ खड़ा होता है? और दूसरी तरफ बीजेपी क्या अपने ओबीसी चेहरे को अखिलेश के बरक्स खड़ा कर पाती है? लड़ाई बहुत कड़ी होने वाली है, ये बिल्कुल फैक्ट है। मुझे लगता है कि अब असली लड़ाई
दोनों को इसी पीडीए या ओबीसी वोट बैंक को ही लेकर के होने वाला। तो चलिए फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बता दीजिए कि ये सस्पेंस प्रदेश अध्यक्ष वाला खत्म कब होगा, फैसला कब होगा? देखिए, इस बारे में मुझे एक जो जानकारी है जो मैं पुख्ता तौर पर कह सकता हूं, वो जानकारी ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ही होगा। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसके जिम्मे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चुनने की उसकी जिम्मेदारी होगी, या यूं कह लें कि उसके चुनने के कुछ दिन बाद ही प्रदेश अध्यक्ष होगा। लेकिन कौन होगा कहना खतरे से खाली नहीं है। हमने तो हम लोगों ने कई नाम डिस्कस कर लिए। अब बीजेपी हमेशा सरप्राइज करने में माहिर होती है, और ये भी होता है कि जिसका नाम बहुत चल गया वो बीजेपी में कभी बनता भी नहीं है। तो जितना इनका नाम चल गया तो पता चला कि इनके लिए उल्टा ही हो गया। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन जितने नाम हमने बताए हैं वो बड़े संभावित नाम हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, पहले प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ रहा है, पहले उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। हाँ, ये कहने में मैं अभी बिल्कुल नहीं हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उत्तर प्रदेश से जा रहा है। मुझे जो ऐसा लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर ये सब कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना, टू कीप द फिंगर क्रॉस, बस वही स्थिति इस वक्त है। नहीं तो कुमार अभिषेक ने बहुत सारे इशारे दोस्तों कर दिए हैं, और उन इशारों में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जिन्हें अगर हम समझेंगे तो एक तस्वीर सामने आती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उसे लेकर आपको कोई हमारी बातों में उलझाव नजर आ रहा हो, तो दरअसल बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव देश भर में चल रहे हैं। बीजेपी का पार्टी के तौर पर अपना एक संविधान है जिसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाने चाहिए। वो जो एक शर्त है वो पूरी हो चुकी है, यानी 7-8 राज्य जो बचे हुए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, उनके बगैर भी बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती हैं। कुमार अभिषेक का कहना है, या कहना नहीं है, यह उनकी जानकारी है कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही चुना जाएगा। तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का बीजेपी का कौन होगा? बहुत सारी चर्चाएं कह रही हैं कि इसी हफ्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। तो दोस्तों नजर रखिए, हम भी नजर रखेंगे, आप तक लेकर भी आएंगे इस खबर को कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहा है, क्या वो उत्तर प्रदेश से बन रहा है, और फिर उसके चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दोनों ही पद बहुत महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए भी, और देश के लोगों की नजर भी इतनी ही, इसीलिए उस पर इतनी दिलचस्पी से लगी हुई है। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।